अंदर और टैब के अंदर ही मौजूद है। मैं पहले निकाल लेती हूँ हाई कोर्ट। पहले आपको दिखाती हूँ कि हाई कोर्ट का जो मेरे पास मैसेज आया था कि जो हमारा दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस ये रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का मैटर है, इसके बारे में 31/7 की डेट थी। उस दिन मैं आपसे चर्चा कर रही थी और चर्चा के दौरान ही आपको याद होगा कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और एकदम से खांसी उठी और हालत ख़राब हो गई, बोलने की हिम्मत नहीं रही। फिर उसके बाद मेरे पेट में इतने ज़्यादा दर्द हुआ कि मैं आपको आगे की चीज़ें अपडेट कर ही नहीं पाई। सो देर आए दुरुस्त आए, हालात अभी ठीक हैं और मालिक के दया से, आपके आशीर्वाद और प्यार से ज़िंदगी थोड़ी स्वस्थ है और माहौल ठीक है। अभी हालात ख़राब नहीं हैं, तबीयत ठीक हो गई है, रिकवर कर गई हूँ। आप लोगों ने दुआएं दी, आशीर्वाद दिए, इतनी ब्लेसिंग्स मेरे पास आई, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। और सभी अपने बुज़ुर्ग सीनियर सिटीज़न जितने भी मेरे बुज़ुर्ग कर्मचारी हैं जो कि वेट कर रहे हैं मेरी वीडियो का, उन सब के लिए आज मैं आपके सामने आई हूँ। और जितने भी हमारे कर्मचारी, उनके बच्चे बार बार मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं उनके कि पेंशन का क्या रहा, उनके सवालों के जवाब देने के लिए आपके बीच में आई हूँ। और ये सारी पुख्ता जानकारी आपको मैं बिल्कुल सही तरीके से दूंगी। आप मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए, अंत तक जुड़े रहिए। पहले मैं आपको सारा बता दूं कि हमने अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और क्या आगे बढ़ा है, कब तक क्या रहेगा, पेंशन क्या आएगी, फिर लास्ट में हम समराइज़ करेंगे कि आगे हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। तो उसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले मैंने जैसे अभी अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है और आपको बताना चाहा है कि कहाँ से, यस, कि ये कोर्ट नोटिस आया था मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक मोड से, जिसमें कहा गया था कि इसको थोड़ा बड़ा कैसे किया जाए, चलो इसको यहीं से ही आपको अगर समझ में आ रहा और दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करती हूँ। तो ये कोर्ट नोटिस था मेरे पास, इलेक्ट्रॉनिक मोड से आया था, जिसमें कहा गया था कि इन द मैटर ऑफ दिल्ली, इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली WPC, यानी कि रिट पिटिशन सिविल 17/12/2013 दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पिटिशनर, और इसमें रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रिस्पॉन्डेंट है। और इसमें पिटिशनर रिस्पॉन्डेंट्स के बीच में आपको याद होगा कि हमने इसमें 318 एम्प्लॉयज़ को इम्प्लीट किया था। तो उसका मेरे पास आया था कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एसोसिएशन विद मीडिएशन एंड कंसिलेशन प्रोजेक्ट कमेटी, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ conceptualized the special mediation drive mediation for the nation, which is 90 days initiative intensive drive to settle the pending case in all the district courts and high courts of India through mediation. The identification referred to the suitable case for the mediation will be taken up till 31/7/2025। तो ये मेरे पास जो मैसेज रिसीव हुआ था उसके अकॉर्डिंगली 31/7/2025 का के दिन का जी ये मैटर जो लगा था, ये 25 तारीख को लगा हुआ था। द पार्टीज़ एंड द रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ द आर डायरेक्टेड टू अपीयर बिफोर द ये सैयद जिशान अली वारिस दिल्ली हाई कोर्ट के जुडिशल ऑफिसर हैं, और जुडिशल कोर्ट नंबर 10 थी दिल्ली हाई कोर्ट न्यू दिल्ली 25/7/25 को 11 बजे के करीब। तो इसमें मैं पेश हुई थी और बाकी इसमें कोई आया नहीं था, लेकिन उसकी ऑर्डर की कॉपी भी मैंने अपने जो हमारा DTC पेंशन ग्रुप है उसमें अपलोड की है। ये तो मैंने अभी अपलोड किया, इससे पहले हम कर्मचारियों को मना करते हैं कि उल्टी सीधी चीज़ें ना भेजें। ये देखिए, ये इसमें आपको दिल्ली हाई कोर्ट की जो स्पेशल ड्राइव के अकॉर्डिंग मीडिएशन में मैटर गया था, उसमें दुर्गेश काउंसिल थे, वो एडवोकेट, हालांकि रिस्पोंडेंट की तरफ से थे हम लोग, और मेरा भी रिस्पोंडेंट की तरफ से नाम आना चाहिए था, लेकिन अटेंडेंस इन्होंने गलत लगाई, रितु मंजाल एडवोकेट थ्रू VC कर दिया। तो मैं वहाँ पेश हुई थी। और रीजनल प्रोविडेंट फंड ये 25/7 का मैटर था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि नन हैज़ अपीयर्ड for the respondent when the matter was called, hence the matter was sent back to the high court for further directions। यानी कि उस दिन जॉइंट रजिस्ट्रार जो थे, जॉइंट रजिस्ट्रार जुडिशल सैयद जिशान अली वारसी
और ये जॉइंट रजिस्ट्रार दिल्ली हाई कोर्ट थे, पर इनके यहाँ पेश नहीं हुआ ना तो डीटीसी ना ही ईपीएफओ। लेकिन आपको इतना ध्यान होगा कि हमने बताया हुआ है कि इसमें मैटर में जो हमारी डेट है वो अगली वो है 27 अगस्त ना। फिर भी मैं एक बार दोबारा देख के बता देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। हाँ जी, ये सेम वही मैटर है जिसमें हमारी 27 अगस्त की डेट लगी हुई है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। मैं आपको अग्रवाल जी के उसमें ले चलूँ। यस, केस लिस्टिंग। ये मैंने आपको एक लेटर ये भी दिखाया था उस दिन 18/5 वाला कि इसमें जो है अप्रूवल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीटीसी पेंशन स्कीम नॉन ऑप्टेड एम्प्लॉयज़ पेंडिंग सिंस अगस्त 2022 में इन्होंने लास्ट में आप देखिए एट प्रेजेंट द मैटर इज स्टिल अंडर प्रोसेस कर दिया है, प्लीज़ रेफर टू योर ग्रीवेंस हैविंग नंबर पीएमओ। ये पीएम साहब को हमने लिखा था और पीएम साहब को लिखने के बाद ये नोडल ऑफिसर के द्वारा डायरी होकर पहुंचा था सीएमडी के पास। और in this connection it is stated that the DTC board passed resolution number 35/2022 pension is to non-opted employees and ex-employees of DTC subject to the approval of government of NCT of Delhi। यानी जो दिल्ली सरकार है उसी के ही एंड पर ये काम रुका हुआ है। और इसमें जो आगे की कार्रवाई है उसके लिए हमने आगे जो स्ट्रेटेजी बनाई है उस पर हम धीरे धीरे चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बीच में ये भी बता दूं कि जो जिनकी पेंशन 2 महीने से नहीं आई है उनकी पेंशन भी हो सकता है, उम्मीद है 15 अगस्त से पहले आने की उम्मीद है। ठीक है जी। और एक ये खबर भी, ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं, ये हमारे कुछ कर्मचारी जो मेहनत कर रहे हैं और डीटीसी वेलफेयर फोरम है जो कि 5/8/25 की लेटेस्ट खबर है ये। इसमें कह रहे हैं कि साथियों मैंने 30/7/2025 को बताया था कि आईपी व ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस में कुछ अधिकारियों से मिले थे लेकिन फ़ाइल के बारे में कुछ पता नहीं चला था। तब हम जॉइंट कमिश्नर साहब से मिले थे जिन्होंने बताया कि अगस्त के पहले सप्ताह में पैसा रिलीज़ होने पर पेंशन मिल जाएगी। फिर भी मैंने कहा कि 10-12 तारीख तक पेंशन मिलने की उम्मीद है, परंतु जगह जगह फ़ोन करने पर फाइल के स्टेटस का पता नहीं लगा। तो हम आज फिर आईपी हेड ऑफिस फाइनेंस डिपार्टमेंट के सचिवालय में गए, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ कुछ अधिकारी मिले, कुछ नहीं मिले, लेकिन फ़ाइल का कोई अता पता नहीं लगा, जिससे हमें बहुत चिंता हुई। उपरोक्त के बाद हम सचिवालय के से फटाफट ऑटो पकड़कर एसटीए ऑफिस में आए तथा कमिश्नर मैडम की पीए से मिले। कमिश्नर साहिबा नहीं तो पीए ने कुछ जगहों पर फ़ोन करके फ़ाइल के बारे में बात की। तब पता चला कि फ़ाइल जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट से चली गई है। और फिर अब हम अपनी पक्की तसल्ली करने के लिए जॉइंट कमिश्नर साहब से मिले तो उन्होंने बताया कि फ़ाइल फाइनेंस में चली गई है। और तब हमने उनसे कहा कि साहब आपको पता है कि 9 तारीख को रक्षाबंधन है और फिर जन्माष्टमी है, आदि के त्यौहार आ रहे हैं, इसलिए पेंशन नहीं मिलने से बुज़ुर्ग लोग और विधवाएं जो पेंशन पर निर्भर हैं उनके बारे में सोचकर आप जल्दी से जल्दी पैसा रिलीज़ करने की कृपया करें, क्योंकि पेंशनर लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। साथियों, अब सरकार ने फ़ाइल जो है फाइलें बाई हैंड भेजने का सिलसिला ख़त्म कर दिया है और फाइल ऑनलाइन ई फाइलिंग से ही जाएगी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा कि फ़ाइल किस अधिकारी के पास है। शुक्रवार को विधानसभा का सत्र चल रहा है और सभी उच्च अधिकारी उसमें व्यस्त हैं, इसलिए मुझे लगता है कि पेंशन व तनख्वाह 20 तारीख तक मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन यह फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 1-2 दिन में ही फाइल निकाल दी तो 15 तारीख तक भी पेंशन मिल सकती है, जिसके लिए हम पुनः फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएंगे। मैसेज डालकर सूचना देने के बाद कुछ साथी गल बातें करते हैं। ये तो अपना तकलीफ़ बेचारे लिख रहे हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, इसका दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो पॉइंट नंबर 11-12 एमएल अग्रवाल साहब ने 13 जनवरी 2025 को हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशन है हमारी 3642/2017 यानी जेएस मल्होत्रा वर्सेस डीटीसी, उसमें जो सबमिट किया है उसके कुछ पॉइंट भी हैं, वो भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ ताकि आपकी नॉलेज में रहे।
दूसरा पहलू यह है कि डीटीसी ने ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 की प्रयोज्यता को बहुत पहले से 1971 में स्वीकार कर लिया था। तदनुसार उसे पारिवारिक पेंशन योजना 1971 शुरुआत के साथ एक कोड आवंटित किया गया था। ईपीएफ और एमपी अधिनियम में वर्ष 1988 में एक संशोधन किया गया था, जिसके तहत 16B और 16C में यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय अधिनियम ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगा। 13/11/1991 में हुई अंतर मंत्रालयी बैठक पृष्ठ संख्या 31 से 49 और पृष्ठ संख्या 100 से 108 में लिए गए निर्णय में से उक्त तर्क की पुष्टि हुई है। इससे डीटीसी पर ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 की प्रयोज्यता की व्याख्या के संबंध में यदि कोई संदेह है तो वह भी दूर हो जाता है। तो दिनांक 13/11/1991 की बैठक में संयुक्त सचिव श्रम एवं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कथन तथा आरपीएफसी के पत्र P11 पृष्ठ संख्या 150 से 155 में यह स्पष्ट हो जाता है कि डीटीसी में पेंशन लागू होने के बाद एमपी और ईपीएफ अधिनियम डीटीसी पर लागू नहीं रहेगा। ये 16/11 पॉइंट नंबर 12 है। 16/11/95 की बात हो रही है को ईपीएफ अधिनियम एक्ट के संशोधन किया गया और पेंशन योजना 1971 को ईपीएफ 91 से प्रतिस्थापित किया गया। ईपीएफ 91 के पैरा 39 किसी प्रतिष्ठान में दो प्रकार की पेंशन एक साथ नहीं चल सकती। उक्त प्रावधान 16/11/95 के निजी संगठनों सहित सभी संगठनों पर लागू है। इसका अर्थ यह है कि दोनों प्रकार की पेंशन तब भी मान्य रहेगी जब वे 16/11/95 से पहले भी मौजूद थी। तदनुसार दो प्रकार की पेंशन का प्रश्न समाप्त हो जाता है। जिसके अनुपालन हेतु डीटीसी द्वारा अंतिम प्रारूप पृष्ठ P32 तैयार की गई और तैयार कर मई 1996 में ईपीएफओ को भेजने का प्रयास किया गया था, ताकि गलत व अवैध रूप से भेजे गए अंशदान की वापसी हो सके, जो कि डीटीसी सीएमडी द्वारा केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के साथ 25/10/2006 को आयोजित बैठक के अनुरूप है, जिससे शेष बचे कर्मचारियों को पेंशन का अधिकार सुनिश्चित हो सके। तो ये मैंने एक वीडियो भी डाली थी, उसका लिंक भी देखो हमारे ग्रुप में शेयर हुआ है और इसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई हैं। नमस्कार, दिल्ली हाई कोर्ट से कुछ खबर मेरे पास है। डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर और ईपीएफओ की भेजे गए कुछ डिस्कशन और लेटर्स जो मुझे रिसीव हुए हैं, जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ ऋतु मुंजाल। आप सभी डीटीसी रिटायर्ड कर्मचारियों के बीच में आज फिर मैं मौजूद हूँ और कुछ ऐसी। तो ये एक वीडियो मैंने आपको पूरी इसलिए नहीं दिखाई है क्योंकि अभी समय कम है और मुझे जो मुद्दे की बात करनी है, लेटेस्ट जो अपडेट देना है, उस पर मैं आ जाती हूँ पहले। तो ये JS मल्होत्रा वर्सेस डीटीसी में ये लगा, फिर उसके बाद ML अग्रवाल जी ने जो लगाया है उसमें 15 अनेक्जर 15 में भी रेजोल्यूशन की कॉपी भी लगाई है और इसमें जो अगली तारीख है वो 8 सितंबर की है। तो ये JS मल्होत्रा वाला केस है जिसमें यूनियन के कुछ कर्मचारी प्लीड हैं। और अब मैं मेन मुद्दे पे आ जाती हूँ, जो कि हमारा मेन मैटर है वो 17/12/13 जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जुडिक्शन है। इसमें एक रिप्लाई की कॉपी मेरे पास रिसीव हुई है दुर्गेश जी के माध्यम से और इसमें रिटर्न सबमिशन में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें उन्होंने क्लियर और मेंशन करने की कोशिश की है द पिटिशनर डीटीसी हैज़ नॉट कम बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट विद द क्लीन हैंड्स एंड suppress the material facts including the affidavit to the implement the pension for all filed before the honorable apex court in the contempt proceedings of WPC 702/1987 in order to non-applicability of the uniform pension, that is DTC pension, to all the DTC employees. To finalize the implementation of the DTC pension, the interministerial meeting dated 13/11/91 chaired by JST Most and the decision taken thereby were deposed before the Supreme Court through an affidavit dated
31/1/1992 बाय द यूनियन ऑफ इंडिया। सो इसके लिए जो रेफरेंस दिए गए हैं वो भी मैं आपको बता दूं, 1995 और पैरा 6 से लेके 95, 98 CM एप्लीकेशन फाइनली बाय द सुपरसीडिंग देयर अर्लियर ऑर्डर डेटेड 23/11/2092। मतलब आपका इसका कहने का मतलब यही है कि DTC को जो चेयर किया था, डिसीजन लिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, एक एफिडेविट दिया गया था यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा 31/1/1992। तो ये कंटेम्प्ट किया था, कंटेम्प्ट पिटीशन लगी थी जिसका नंबर था 702/1987। इसमें सुपरसीडिंग की गई थी देयर अर्लियर ऑर्डर 23/11/92। रिवाइज सेंक्शन वॉज कन्वेड वाइड ऑर्डर डेटेड 31/10/95 विच वॉज फॉलोड बाय द पेंशन फंड रेगुलेशन 1995। द डॉक्यूमेंट कंसील्ड बाय द पिटिशनर पैरा 1 clause C of the said regulation 1995 cover all the DTC retired employees under the pension scheme and thereof order number 16 ऑफिस ऑर्डर है ये, ऑफिस ऑर्डर 16 27/11/92 द मोस्ट रिलायड डॉक्यूमेंट बाय द पिटिशनर स्टैंड सुपरसीडेड। इसमें पूरा जो है DTC का काला चिट्ठा खोल दिया गया है और इसमें आप देखेंगे करीब 9 पैराग्राफ हैं जो कि हाई कोर्ट में लगने जा रहे हैं। नाइन है, 9 पैराग्राफ, लास्ट प्रेयर पैरा है। तो मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए और आपकी जानकारी के लिए आपको गाइड कर देती हूँ, प्रॉपर पढ़ के बताती हूँ, हिंदी में भी समझा देती हूँ। It is an admitted fact that DTC has accepted the purview of EPF Act 1952 and accordingly allotted a code and family pension scheme 1971 was made applicable to the DTC employees. There has been an amendment in the EPF Act in 1988 wide which DTC as an establishment being created under the central and the stand excluded from the purview applicability of the act as per section 16 clause B as establishment and not the part thereof. Accordingly, the artificial segregation of the employees among optees and non-optees on the basis of the orders dated 27/11/92, the said segregation is the violation of the statutory provisions of EPF and MPX 1952 and thereof the petition is liable to be dismissed for the violation of the statutory provisions। इस सेकेंड पैराग्राफ का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। इसका अर्थ ये है कि ये एडमिटेड फैक्ट है कि DTC जो है उसने एक्सेप्ट किया था कि वो EPF में नहीं आती है और जो EPF एक्ट 1952 है जो एक अलॉटेड कोड है उसमें फैमिली पेंशन स्कीम 1971 वाज एप्लीकेबल टू DTC एम्प्लॉयज़। जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारी हैं वो फैमिली पेंशन के तहत आते हैं 1971। देयर हैज़ बीन एन अमेंडमेंट इन दी EPF में 1988 में एक अमेंडमेंट किया गया था, इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, सेंट्रल एक्ट बनाया गया था और क्रिएटेड अंडर द सेंट्रल एक्ट स्टैंड एक्सक्लूडेड द परव्यू ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट एज पर सेक्शन 16 क्लॉज बी। जो 16 क्लॉज बी है EPF एक्ट का वो एस्टेब्लिश करता है कि जो DTC है इससे बाहर है और वो किसी के ऊपर भी नहीं एप्लीकेबल होता है। अकॉर्डिंगली दी जो आर्टिफिशियल सेग्रीगेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ किया गया है यानी कि उनको ऑप्टेड और नॉन ऑप्टेड कर्मचारियों में बांटा गया वो गलत था और 27/11/92 का जो ये ऑर्डर है उसके हिसाब से रॉन्ग था और ये वायलेशन था स्टैच्यूटरी प्रोविजन। स्टैच्यूटरी प्रोविजन मतलब जो हमारे लॉज हैं, हमारे कानून हैं, उसका उल्लंघन किया गया था और ये जो EPF एक्ट और MP एक्ट है ये दोनों के परव्यू से DTC बाहर है।
देयरफॉर द पिटिशन इज़ लायबल टू बी डिसमिस। इसमें हम कहने की कोशिश यही कर रहे हैं कि इस पिटिशन को डिसमिस किया जाए, यानी कि डीटीसी ने जो स्टे ले रखा है, डीटीसी जो पेंशन नहीं दे रही है और डीटीसी जो ना आगे ईपीएफ को बढ़ने दे रही है ना खुद आगे बढ़ रही है और ये बेचारे कर्मचारी पिस रहे हैं, इसको पूरी तरह से नल एंड वॉइड कर दिया जाए और इसको वॉयलेशन माना जाए, उल्लंघन माना जाए अधिकारों का, और इसे दरकिनार इसे डिसमिस करके सिरे से नकारे हाई कोर्ट। ये इसमें लिखा है जवाब में। अगला पैरा पढ़ती हूँ। हाउएवर इन टोटल कंप्लायंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 20/2/90 अनेक्जर ये डाले हैं हमने 87 से लेके 101 पेज तक। द डिसीजन टेकन ड्यूरिंग द मिनिस्ट्रल मीटिंग 13/11/91 एंड द एफिडेविट डिपोज्ड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट specifically and strictly for the purpose of the implementation of the pension scheme, having said of the office order dated 16 office order number 16 dated 27/11/92 was totally contravention, violation and non-compliance of the order of the Supreme Court and dated 20/2/1990। ये अनेक्जर एच है पी 87 से लेके 101 तक ऑफ WP यानी रिट पिटिशन का। जॉइंट सेक्रेटरी मोस्ट मीटिंग डेटेड 25/4/1991 एनेक्जर के है 105 से 106 में। एंड द मिनट्स ऑफ द इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड ऑन 31/11/1991 ये एनेक्स किया गया है पेज L पे। तो इसमें बताने वाली बात ज़रूरी आपके लिए यही है कि ये इन ऑर्डर्स की कंप्लायंस अभी तक नहीं हुई है और कंटेम्प्ट पिटिशन को इम्प्लीमेंटेशन ना करते हुए, पेंशन को ना मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मान रही है डीटीसी। आगे बढ़ते हैं, पैरा 4 पे आ जाते हैं। दैट ऑफिस ऑर्डर डेटेड 27/11/92 अनेक्स किया गया है एन पर और वॉल्यूम पेजेस हैं इसमें 114 से 115। पास्ड बाय द डीटीसी डज नॉट इवन मीट द मिनिमम नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स फॉर बिकमिंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर बीइंग प्रीमेच्योर, डिस्क्रिमिनेटरी एंड विदाउट फुलफिलिंग द essential and necessary legal and statutory requirement for becoming it a legal document to disburse the pension। कहने का मतलब ये है कि ऑप्टेड नॉन ऑप्टेड का जो सिलसिला चला है और जो ये ऑफिस ऑर्डर 16 है ये अपने आप में ही अधूरा है और मिनिमम नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स जो ज़रूरतें हैं एम्प्लॉयज़ की वो भी पूरी नहीं कर पा रहा है। और एम्प्लॉयज़ को द इशू इज़ दैट द एम्प्लॉयज़ विद द रीजनेबल प्रोसीजर हैज़ नॉट ऑप्टेड द ऑर्डर ऑफिस ऑर्डर डेटेड 27/11/92 बीइंग प्रीमेच्योर, इलीगल और नॉन एग्जीक्यूटेबल। ये ऑर्डर जो है ये नॉन एग्जीक्यूटेबल है, इसको एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। दी सेम देयरफॉर कैरीज नो मीनिंग। इसको आप देखिए, ये प्री मैच्योर ऑर्डर है और इसमें आगे कहा गया है कि लीगल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर बिकमिंग इट इज़ लीगल डॉक्यूमेंट टू डिस्पर्स द पेंशन। द इशू इज़ दैट all employees with the reasonable procedure prudence have not opted the order dated 27/11/92 being premature, illegal and non-executable. The same therefore carries no meaning. The said order dated 27/11/92 stood withdrawn by DTC Board Resolution 1993 in its original form. The contention of DTC employees opting out proved true from the fact that this order never took a shape as late as up to October 1995. It is an admitted fact that pensionary benefit through LIC never come into existence, and thereafter the said office order dated 23 November 1992 was withdrawn, modified, wide order dated 31/10/1995. Because of the continuous inaction and non-implementation of the pensionary benefits to all the employees of DTC, a contempt petition was filed before the Supreme Court, wide WPC 315/1995. Thereafter, government
of India issued a fresh order dated 31/10/95. अनेक्जर है Q वॉल्यूम 1 पेज नंबर 120 से 122 विद अ फ्रेश सेक्शन dated 31/10/95 and compliance of the same pension fund regulation 1995 was framed and approved by the CMD of the same day, who happened to be the chairman of DTC board resolution operating para 1C at page number 120 and 134 of CM application number 6914/2024 for of the pension fund regulation 1995 clearly stated that these regulations will be applicable to all the employees and officials of Delhi Transport Corporation. However, Pension Fund Regulation 1995 was never gazetted, notified by DTC, and accordingly putting to rest every other action decision taken prior to 31/10/1995. इस पैराग्राफ को थोड़ा सा समझा देती हूँ कि जो पेंशन रेगुलेशन फंड 1995 है वो उसको कभी भी गजट में नोटिफाई नहीं किया गया बाय डीटीसी। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को ईपीएफ का कोई उनका लेना देना उससे नहीं है। ये क्लियर कहता है कि इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। जो पेंशन फंड है, पेंशन फंड रेगुलेशन 95 की बात हो रही है। और ये जो कंटिन्यूशन इनएक्शन है एंड नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेंशनरी बेनिफिट्स टू ऑल द डीटीसी एम्प्लॉयज़ है, फाइल बिफोर द सुप्रीम कोर्ट फाइल की गई थी पिटीशन 315/95, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रेश ऑर्डर किया था और कंप्लायंस के लिए पेंशन फंड रेगुलेशन को, और ये अप्रूव्ड थी सीएमडी से सेम डे चेयरमैन डीटीसी बोर्ड से, और गजट में कभी आया नहीं एपीएफ। फर्दर 6 पैरा पे आ जाती हूँ। इसमें है फर्दर टू अवॉइड एंड अवॉइड द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इन एक्सट्रीम haste for the reason best known to the petitioner corporation, the pension fund regulation 1995 made operative with effective date 1/11/95 and disbursement of the pension make to the part of the employees before the next date of hearing 6/11/95 before the Supreme Court, where the learned ASJ on behalf of the Government of India stated during the proceeding that partially the order of the Supreme Court have been complied and rest accepted to be complied by the end of this year. ये वही बात है जो मैं आपको बार बार बताती आ रही हूँ, सच्चाई। यही सच्चाई हम हाई कोर्ट में लिख कर दे रहे हैं कि 1995 में 1/11/95 यानी 6/11/95 को एक जवाब फाइल होता है, और वो जवाब फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और फाइल किया जाता है लर्नड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग कहते हैं अपने रिप्लाई में कि ऑनरेबल कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको कंप्लाई किया गया है पार्शली एंड रेस्ट एक्सेप्टेड टू बी कंप्लाइड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी बाकी के सभी आधों को पेंशन हमने दे दी है और बाकियों को हम पेंशन दे रहे हैं। ये इतना बड़ा झूठ बोला गया था एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के द्वारा। Therefore, the said disposition of before the Supreme Court brings to an end with effect regard to the issue created by the order dated 27/11/92, which is prominently relied upon by the petitioner corporation in its submission before this honorable court. मतलब कहने का इसमें मतलब ये है आपका कि जो सुप्रीम कोर्ट में डिपोजिशन किया था एएसजे ने, उसके अकॉर्डिंग 27/11/92 तक ये इशू जो है सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था। Therefore, the said deposition before the Supreme Court brings to the end to the specific regard to the issue created by the order dated 27/11/92। 27/11/92 में जो इशू क्रिएट किया गया था उसको सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था, प्रोमिनेंटली रिलाइड अपॉन द पिटिशनर कॉरपोरेशन, लेकिन सबमिशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट कर चुके थे। इन द व्यू ऑफ द डिसीजन हैविंग
being freezed by the operation of Pension Fund Regulation 1995, the deposition of ASJ before the Supreme Court, before the Honorable Supreme Court on the issue of pension to all the employees is settled for all the time and cannot be unsettled, and if done, the principle of promissory estoppel is invited therein. इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि जो व्यू है, in the view of the decision having freeze by the operation of the Pension Fund Regulation 1995, यानी जो कि डिसीजन को being freeze, ये जो डिसीजन आया ये फ्रीज कर दिया गया, ऑपरेशन में नहीं आ पाया पेंशन फंड रेगुलेशन 1995 का, एंड डिपोजिशन जो कि डिपोजिशन दिया एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हमारे माननीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के सामने, इशू ऑफ पेंशन टू ऑल द एम्प्लॉयज़ इज सेटल्ड। उन्होंने कहा कि पेंशन का जो इशू है वो सेटल कर दिया गया है फॉर ऑल द टाइम एंड कैन नॉट बी अनसेटल्ड इफ़ इट इज़ डन प्रिंसिपल ऑफ द प्रॉमिसरी एस्टॉपल, यानी एक बार जो चीज़ सेटल हो जाती है उस पर एस्टॉपल लागू हो जाता है। एस्टॉपल का मतलब होता है कि एक बार आपने जो कमिटमेंट की है उसको, उससे आप नकार नहीं सकते, उससे आप मुकर नहीं सकते, उससे आप पीछे नहीं हट सकते। तो फॉर्चुनेटली इन द फर्दरेंस ऑफ द सेम अमेंडमेंट in the section 17 clause 1 subclause C of EPF Act 1952 come in the existence with effect 16/11/95, which further clear any controversy or doubt that even pending disbursement of the pension to all the employees was committed by the pensioners, petitioners arbitrarily, legally, and in the violation of the statutory provisions under section 17 clause 1C of EPF Act 1952. Para 39 of EPS 1995 introduced the EPS pension to the part of the employees who were at par with those who were disbursed pension with effect 1/11/1995, and in spite of deposition before the Honorable Supreme Court, in compliance with the Pension Fund Regulation 1995 was an illegal act, and the date of deprived the right of the pension to the discriminated employees. Para 39 of EPS Act 1995 clearly say that exception cannot be granted to the class of employees but only to the establishment as whole or class of establishment. इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो इलीगल एक्ट किया गया था उसके it cannot be granted a class of employees to the establishment of the whole of class of establishment. The DTC made an attempt to correct their mistakes by way of seeking funding of the contribution illegally and wrongly made to the EPFO after 1998. This said wrong was committed till 2006. All this sudden spite the decision having reached to the highest level of EPFO, that is CPFC, the RPFC, CPFC 19/1/2006 for refund of the contribution family pension 1971 and EPS 95 back to DTC to the extent of the pension benefit to the leftover discriminated employees. CMD DTC changed their stand in gross violation of the decision taken during this meeting with Central Provident Fund Commissioner in accordance with the statutory provisions and service conditions of the employees of DTC, and took a decision contrary to that. They seek exemption only in respect of those who were already getting DTC pension instead of correcting the wrongs committed by DTC since 1995. This said decision of DTC CMD actually the root cause leading to the present litigation and the cause of suffering to DTC employees who were deprived from DTC pension. The submission made in the CM application along with all these supportive documents are to be treated as part and parcel of this written submission on behalf of DTC employees union, as the same are not repeated herein for the sake of brevity.
It is further stated that respondent DTC Employees Union also relied upon submission made by the respondent number 1, that is EPFO, in its counter affidavit written submission to the extent of statutory provisions of EPF Act 1952. The exemption cannot be granted to the class employees but only the establishment as whole or class of the establishment. So finally हम कंक्लूजन पे आ गए हैं. बिसाइड द अबव ऑर्डर पास्ड इन अंडर सेक्शन 7A क्लॉज A of the EPF and MP Act 1952 are applicable under para 79 clause 1 of Employees Provident Fund Scheme chapter 9, whereas the petitioner filed this petition prematurely and without exhausting the remedial measure. इसमें प्रेयर है, वो प्रेयर मैं आपको क्लियरली बता दूँ. इन व्यू ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस मेंशन अबाउ, it is prayed that the honorable court may kindly please to dismiss the present petition and further petitioner DTC be directed to extend the pensionary benefit to all the employees of DTC union as per the DTC pension scheme 1995 in the interest of justice. तो ये जो हमारा मेन रिप्लाई जाने वाला है उसकी मैंने आपको जानकारी दी है, और बाकी जितने भी आपके सवाल थे उनके जवाब मैंने आपको दिए हैं. जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं. 27 तारीख तक आपको भी वेट करना होगा. बाकी की जानकारी मैं आपको फिर से दूंगी, आपके बीच में जुड़ूंगी. इसको रिप्लाई को फाइल करते हैं और आगे बढ़ते हैं. इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, इजाज़त लूँगी. नमस्कार. आपकी बेटी ऋतु मंजाल. जय हिंद, जय भारत.